नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं और आज हम जानेंगे वैज्ञानिक पद्धति के चरण, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने और नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु अध्ययनकर्ता को कुछ निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों से होते हुए सिद्धांतीकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री वैज्ञानिक लुंडबर्ग साहब ने कहा कि उन्होंने 4 चरण बताए हैं। पहला चरण कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण करना, दूसरा अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन करना, तीसरा संकलित तथ्यों का वर्गीकरण करना और चौथा सामान्यीकरण करना। इसी प्रकार श्रीमती पीवी यंग ने वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण बताए हैं। पहला चरण अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव करना, दूसरा कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण करना, तीसरा वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन करना, चौथा संकलित तथ्यों का आलेखन करना, पांचवा तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करना और अंतिम चरण इन्होंने बताया है वैज्ञानिक सामान्यीकरण करना। इस आधार पर हम मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को 10 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला चरण आता है समस्या का चुनाव करना। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को किसी भी समस्या का चुनाव और उससे संबंधित साहित्य या उपलब्ध सूचनाओं का अध्ययन करना होता है। समस्या का चुनाव हमेशा काफ़ी सोच विचार के पश्चात पूर्व ज्ञान व पूर्व अवलोकन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरा चरण है अध्ययन के उद्देश्यों को निर्धारण करना। समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और ये उद्देश्य सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर तीसरा चरण आता है प्राकल्पना का निर्माण करना। समस्या का चुनाव हो जाने के पश्चात प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी शेष है। प्राकल्पना अध्ययन की दिशा और क्षेत्र निर्धारित करने में योगदान देती है। फिर चौथा चरण आता है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन इकाइयों का निर्धारण करना। वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना। इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि अध्ययनकर्ता स्वयं ये जान ले कि उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करना है ताकि वह व्यर्थ की सामग्री को एकत्रित करने से बच सके। यदि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और क्षेत्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं है तो निर्देशन विधि की सहायता से कुछ इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण कर लेना भी आवश्यक माना जाता है। पांचवा चरण है अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव करना। जब हम अध्ययन का क्षेत्र व इकाइयों का निर्धारण कर लेते हैं तो उसके पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन की पद्धतियाँ और उसके उपकरणों का चुनाव किया जाता है। अध्ययनकर्ता अध्ययन के उद्देश्यों एवं अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखकर ये निश्चित करता है कि उसे सूचनाएं एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार विधि, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का प्रयोग करना है या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या किसी अन्य विधि का प्रयोग करना है। यदि वह साक्षात्कार विधि का प्रयोग कर रहा है तो अध्ययन के उपकरण के रूप में वह साक्षात्कार निर्देशिका, इंटरव्यू गाइड को तैयार करेगा। छठा चरण आता है अवलोकन एवं तथ्यों का
संकलन करना। अब विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाता है तथा तथ्य संकलित किए जाते हैं और अवलोकन के अतिरिक्त अध्ययन की किसी अन्य विधि का सहारा भी तथ्य संकलन हेतु किया जाता है। संकलित तथ्यों को फिर लिखा जाता है। 7वां चरण है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या करना। तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या भी वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है। इसमें एकत्रित तथ्यों को समानताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। फिर उससे सारणी तैयार की जाती है एवं तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है व उनके मध्य कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। 8वां चरण है सामान्यीकरण करना। इन सब को करने के पश्चात सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले एवं सामान्य नियम बनाए जाते हैं और इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। फिर 9वां चरण आता है जांच या उनकी पुनः परीक्षण करना। फिर सामान्य नियमों की जांच एवं पुनः परीक्षण किया जाता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच की जाती है तथा ये पता लगाया जाता है कि वे सार्वभौमिक रूप से सही हैं या नहीं अथवा उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। फिर अंतिम चरण आता है भविष्यवाणी करना। उसके पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य की घटनाओं के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जब किसी विषय के अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है तभी वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति ही है। वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा ही वह सर्वकालिक सत्य नहीं होता है। ज्ञान में तो निरंतर वृद्धि होती ही रहती है। किसी घटना या वस्तु के बारे में वैज्ञानिक विधि से प्राप्त ज्ञान में भी कमी रह जाती है। वैज्ञानिक उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः वैज्ञानिक प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और ऐसा बार बार किया जाता है और तब तक दोहराया जाता है जब तक कि अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा जाए। और इस प्रकार वैज्ञानिक प्रक्रिया का बार बार प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रक्रिया की चक्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। कार्ल पियर्सन का कहना है कि सत्य के लिए लघु मार्ग संभव नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा गुजरने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय में वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहले अध्ययन की वस्तु मेधावी मानव, यानी कि क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और वह लगातार चिंतन करता है, सामाजिक प्रक्रियाओं का अवलोकन करता है, उन पर विचार करता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को प्रदर्शित तथा समायोजित करता है। वह स्वयं विविध निर्णय लेता है और ये सभी विशेषताएं समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को सीमित कर देती हैं, क्योंकि मानव अपनी तर्क क्षमता से अपने निष्कर्षों को प्रभावित कर सकता है, उन्हें गलत सिद्ध कर सकता है। दूसरी इसकी सीमा है वस्तुपरकता का अभाव। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि वह हमेशा वस्तुपरक और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन समाजशास्त्र का अध्ययन व्यक्तिपरक हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन क्या है पर आधारित होता है, जबकि समाजशास्त्र में अनेक बार क्या होना चाहिए के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी तीसरी सीमा है भविष्यवाणी करने की कठिनाई। समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसमें अनेक बार सही भविष्यवाणी करने में कठिनाई होती है और इसके सिद्धांत सभी समाजों एवं समयों पर लागू नहीं किए जा सकते। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की भविष्यवाणी प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों की तरह सत्य और प्रमाणित सिद्ध नहीं होती है।
चौथी जटिलता है घटनाओं की जटिलता। समाज शास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक घटनाओं में प्राय अनेक जटिलताएं पाई जाती हैं तथा एक ही घटना के एक से अधिक कारण और प्रभाव हो सकते हैं और उनमें अनिश्चितता भी पाई जाती है। धन्यवाद।